Hello friends. So here we are once again with a new informative video regarding to pharma और इस बार का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन एरर्स, हाउ पीपल मेक मिस्टेक। क्योंकि कैसा है, आप लोग जब भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, वेदर रिलेटेड टू डिविजन्स, कापा इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू product failures or whatever investigations you make, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग आके लास्ट में कोशिश करते हैं कि ये दिस हैज हैपन ड्यू टू ह्यूमन एरर, कि क्या था, कोई एनालिस्ट एरर था या कहीं पे किसी आदमी से कुछ करने में गलती हो गई, इसने प्रोसीजर्स को ढंग से फॉलो नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दो रेगुलेटरी फुली इसके साथ मैं फुली इसके साथ अलाइन नहीं होती, क्योंकि रेगुलेटरी कहती है कि ह्यूमन एरर हमेशा नहीं होता है। सो देयर आर अंडरलाइंग कॉजेस। सो टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉजेस और ये समझने के लिए कि सही में ह्यूमन एरर है या नहीं है, हमको ह्यूमन एरर का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन एरर, and once we understand what is human error, how human error takes place, why people make mistakes and how they make mistakes, then we can surely say that yes, this is a human mistake, this is a human error, and these are the steps to improve it. So कोई बिना कोई देरी कर रहे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले फिर से वही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो ऑलरेडी एज यू कैन सी वी आर एट 200 सब्सक्राइबर्स, और हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन हमने रखा है, मैंने रखा है अपनी फैमिली के लिए। फैमिली मीन्स यू एज अ फैमिली, माय सब्सक्राइबर बेस। सो जल्दी जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स पे लाना है, ताकि हम फिर अगले माइलस्टोन की तरफ बढ़ने की बात करें। तो चलिए देरी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाउ पीपल मेक मिस्टेक्स। सबसे पहले व्हाट इज एरर? एरर क्या है? गलती क्या है? गलती या मिस्टेक बोलता है कोई, एरर बोलता है। एरर आप जो चाहते हैं, जो कोई भी एक एक्शन आप करते हैं, उस एक्शन से कुछ डिजायरेबल इवेंट होता है, या आप बोलते हैं ये एक्शन करने से ये होगा, वो नहीं मिलता तो वो एक एरर है। इट इज अ डिपार्चर। आपने बोला कि मैं इस तरीके से एक बैच बनाऊंगा तो ये बैच ठीक बनेगा, वो बैच ठीक नहीं बना तो इट इज एन एरर। हम उसे फिर फेलियर बोल देते हैं, बट ये एरर है, कहीं ना कहीं वी हैव मेड सम मिस्टेक, राइट? सो एरर इज अ डिविएशन फ्रॉम इंटेंशन, एक्सपेक्टेशंस और डिजायरेबिलिटी। So we all know what is a error or what is a mistake, we all know. So let's move ahead. Type of errors, कितने तरह की एरर हैं? दो ही तरह की एरर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक होती है स्किल बेस एरर, जो स्किल सेट के अकॉर्डिंग होती है, और दूसरे होती हैं मिस्टेक्स। स्किल बेस एरर में क्या होता है, आप कभी कुछ एक्शन करना था वो भूल गए, स्लिप ऑफ एक्शन हो गया, या मेमोरी लैप्स। इसके आगे एग्जांपल हम समझेंगे क्या होगा। मिस्टेक्स होते हैं रूल बेस्ड मिस्टेक्स एंड नॉलेज बेस्ड मिस्टेक। रूल बेस्ड मिस्टेक्स में आपको रूल ढंग से समझ नहीं आया तो रूल बेस्ड मिस्टेक होते हैं, और नॉलेज बेस्ड मिस्टेक में आपको शायद प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए नॉलेज बेस्ड मिस्टेक्स होते हैं। तो दो टाइप के एरर्स हैं, स्किल बेस्ड एंड सेकेंड इज मिस्टेक्स। आगे बढ़ें।
लोग क्यों गलती करते हैं या कैसे गलती करते हैं? पीपल मेक मिस्टेक्स बाय व्हाट? फर्स्ट इज भूल जाते हैं। कुछ एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी करनी भूल गए, ये मेमोरी बेस हो सकता है, या उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना भूल गए, लिखना था और शायद काम का प्रेशर है या क्या है। अभी ये फिर दूसरे एवेन्यू में चला जाएगा, क्योंकि अब उसके ऊपर प्रेशर की बात होने लग जाएगी, तो वर्क अलॉटमेंट की बात होगी। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। तो वो भूल गया डॉक्यूमेंटेशन करना, दे फॉरगेटफुलनेस है, भूल से हो गया, ऐसा नहीं है उसके ऊपर प्रेशर था। अगर प्रेशर था तो फिर वो ह्यूमन एरर नहीं है, तो वो कहीं और चली जाएगी। दूसरा है, वो जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं या आपने जो डॉक्यूमेंट उसे दिया है काम करने के लिए, या जो आपने प्रोसीजर एक एसओपी सेट बनाया है, वो एसओपी में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो उसे प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। तो हमने बहुत पहले एक सबसे पहले वीडियो बनाया था एसओपी व्हाई एंड हाउ। तो आप ऊपर आई बटन आया है, इसमें आपको उसका लिंक मिलेगा। उसमें भी हमने बात करी थी कि एसओपीज बहुत सिंपल होनी चाहिए जो असल में काम करने वाला है। तो अगर वो एसओपी सिंपल नहीं है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करी गई है, या इंस्ट्रक्शंस जो वहाँ दिए गए हैं वो वेग हैं, तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर आप लोग देखना चाहें वो एसओपीज, उसके ऊपर फिर से एक बात करेंगे हम एसओपीज के ऊपर दोबारा से बहुत जल्दी। बट मीनवाइल अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में इधर आई बटन आया होगा ऊपर, तो उस पर क्लिक करके यू कैन विजिट दैट प्रेजेंटेशन एज वेल। फिर आता है कि गलत आइडेंटिफिकेशन हो गया। कई बार होता है इस तरीके से कि आदमी ने सही मटेरियल नहीं लिया। सही मटेरियल क्यों नहीं लिया, उसके भी रीजंस हो सकते हैं। लेबल प्रॉपर नहीं लिखा हुआ था, या लेबल था ही नहीं, है जो भी था। राइट टूल यूज नहीं किया और राइट डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया। राइट टूल में एनालिटिकल टूल्स हो सकते हैं या आपके प्रोसेसिंग टूल्स हो सकते हैं। राइट डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया। कई बार होता है एक ही प्रोडक्ट बनता है और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के लिए बनता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं। तो प्रोडक्ट आया क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर या टेस्टिंग के लिए, और आपने एक गलत डॉक्यूमेंट रेफर कर लिया फॉर एनालिसिस, उसकी वजह से एरर्स हो सकते हैं। तो राइट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो दैट इज अ केस ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़े। पीपल मेक मिस्टेक बाय लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है। इसीलिए जब जो भी क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं या जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल स्टेप होते हैं ऑपरेशंस में, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, तो बोला जाता है कि एक बंदा सुपरवाइज करे परफॉर्मर को, तो हमेशा एक अच्छा रहता है, माना जाता है। इसीलिए 4I प्रिंसिपल भी है फार्मा में कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है 4I प्रिंसिपल। और इससे अगर जो परफॉर्मर है उसके कहीं जजमेंट में कोई लैक ऑफ एक्सपीरियंस आता है की वजह से, कोई जजमेंट में थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो जो सुपरवाइजर है, जो सफिशिएंट, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होती है, तो वो उसे गाइड कर पाता है। फिर आता है खैर इसको थोड़ा सा मानने में मेरे को हिचक है कि ऐसा कोई करेगा, विलफुली इग्नोरिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी कि जानबूझ के जो सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं उनको रोका जा रहा है, इनको पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी करता नहीं है कि विलफुली आपको जो रूल्स
दिए गए हैं या प्रोसीजर दिए गए हैं उनको इग्नोर करे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में इसको मानता हूँ। उसके पीछे वजह हो सकती हैं, वो वजह फिर ह्यूमन एरर से बाहर चली जाएंगी, क्योंकि हो सकता है प्रोसीजर्स प्रॉपर नहीं लिखे गए, या आप प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स हैं, इस तरह से कुछ हो सकता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। बाकी कोई विलफुली इग्नोर करेगा प्रोसीजर्स को, ऐसा नहीं होता है। फिर आता है आपका स्लोपी बिहेवियर, लेजीनेस, कि चलो यार सब चलता है। वो सब चलता है वाला बिहेवियर जो है, इसकी वजह से भी मिस्टेक्स होती हैं। लेजीनेस में जहाँ अरे छोड़ना यार, कल करेंगे, कल देखते हैं, इसे परसों देखते हैं, हाँ थोड़ी देर में देखते हैं, वो थोड़ी देर में कई बार क्या होता है, कुछ क्रिटिकल स्टेप्स ऐसे होते हैं जो अभी देखने पड़ेंगे आपको। कुछ काम ऐसे हैं जो उसी टाइम करने पड़ेंगे। मैंने काम कर दिया है, डॉक्यूमेंट ठीक है यार कर लूंगा, तो कर लूंगा में फिर क्या है, वो कंकरेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा, फिर डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज आएंगे, और आपको कैसे याद रहेगा, नोबडी नोज, राइट? नॉट इवन यू नो कि आपको इतने सारा डाटा याद कैसे रहेगा। फिर आता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, दो हमारी इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशंस, एसओपीज, प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स उस सब पे चलती है, बट इसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट है, एक ट्रुथ है आज की डेट पे, कि स्टैंडर्डाइजेशन की लैकिंग अभी भी इंडस्ट्री के अंदर है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बिग फार्मा कंपनीज और द कंपनीज which are having sufficient regulatory exposures where they know कि स्टैंडर्डाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे मैं कहूँ कि 100% स्टैंडर्डाइजेशन होगा या सब कुछ होगा, हो सकता है। देखिए यूएस में बोलते हैं टू एयर इज ह्यूमन, राइट? कि जो आदमी है वो गलती करेगा, हम भी बोलते हैं जो आदमी है तो गलती होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि सब मिस्टेक प्रूफ हैं, चाहे बड़ी कंपनीज हैं, चाहे कितना ही रेगुलेटरी एक्सपोजर है, एरर हो सकते हैं, हो सकता है कोई चीजें, बट these people strive for standardization, strive to make their things mistake proof। so mistake proof करने का सबसे पहला तरीका ही स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और these companies strive। बट जो छोटे हमारे स्मॉल एसएमईज हैं या एमएसएमईज हैं, जो फार्मा फील्ड में हैं, जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन काफ़ी हद तक शायद नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से मिस्टेक्स होती हैं। उन मिस्टेक्स को एक्चुअली बोला ये जाता है कि मैनेजमेंट प्रेशर है, ये है, तो एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें कभी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बताई ही नहीं। आई पुट दिस बर्डन ऑन द टेक्निकल पीपल who interact on day-to-day basis with the management। तो आप अगर सुन रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू स्टैंडर्डाइज द थिंग्स। इट विल हेल्प यू रिड्यूस द मिस्टेक्स एंड इवेंचुअली हेल्प यू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। फिर आते हैं सरप्राइज, जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है। अचानक से कुछ आ गया, अचानक से कुछ हो गया, कुछ बिल्कुल नया आ गया, समझ ही नहीं आया, तो कई बार सरप्राइजेस होते हैं। तो सरप्राइजेस के लिए सिंपल होता है, प्रॉपरली ट्रेन करिए लोगों को, पहले से बता के रखिए कि भाई क्या आने वाला है, क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और फिर जो सबसे लीस्ट पॉसिबल आता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, विच इज इंटेंशनल सबोटाज, यानी कि कोई बंदा आपको फेल ही करना चाहता है, आपका बैच जबरदस्ती खराब करना चाहता है, आपकी मशीन्स को जबरदस्ती तोड़ना चाहता है।
होता कम है, बट देखा गया है इस तरह से भी कई बार चीज़ें होती हैं, और उसके पीछे पूरी ह्यूमन एक साइकोलॉजी है, ड्यू टू सम एंगर, फियर, और जो भी आपस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग सब समझदार हैं, क्या क्या हो सकता है। सबोटाज का रीज़न, किसी को कम पैसा मिल गया, अप्रेजल हुए, मेरे साथ जो काम करता है उसको 1000 रुपया बढ़ा, मुझको केवल 200 रुपया बढ़ा, मैं भी उतना ही काम करता हूँ। तो खैर ये होता है, रहता है लोगों में, बट एक्चुअली कोई करता है ऐसा नहीं है। वो हद से क्या करेगा, अपनी जॉब ढूंढेगा, जॉब स्विच कर लेगा, दूसरी कंपनी में चला जाएगा। बट मशीन खराब कर दे या बैच खराब कर दे, ये थोड़ा सा रेयर होता है ये केस भी। अब ये हमने तो मैकेनिज्म समझे, होता कैसा है। अब इसको ठीक करने के रेमेडियल एक्शंस क्या हैं, ये तो ठीक है, ये समझ लिया हमने, ऐसे ऐसे होता है और इस तरीके से ह्यूमन एरर हो सकती है। दिस लिस्ट इज नॉट ऑल इंक्लूसिव. Let me put it like this: this list is not all inclusive. There you can think of other factors as well, हो सकता है। और अगर कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं तो प्लीज राइट बैक इन कमेंट, सो आगे फिर कभी कहीं मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन एरर के ऊपर बात करें तो उन फैक्टर्स के ऊपर भी बात कर पाएं। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर योर कंट्रीब्यूशंस इफ देयर आर एनी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब बात करते हैं मिस्टेक प्रूफिंग मेजर्स के ऊपर, कि मिस्टेक्स क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, वो हमने समझा। इन मिस्टेक्स को कैसे रोक सकते हैं? मिस्टेक्स को आप अवॉइड ही कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं मिस्टेक्स ना हो, बट देयर इज नो मेजर विच कैन गारंटी यू 100% सक्सेस रेट, कि ये किया तो उसके बाद होगा ही नहीं। हाँ, ये किया तो होने के चांसेस, होने की प्रोबेबिलिटीज काफी कम हो जाएंगी। इट विल बी नियर जीरो इफ यू फॉलो इट रिलीजियसली। आप फॉलो कर भी रहे हैं और आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी मिस्टेक्स होंगी, फिर ये वापस दूसरी कैटेगरीज में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने कहा था भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस। तो आदमी काम करते करते भूल गया, कोई एक्टिविटी भूल गया, एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट करना भूल गया, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आती है चेकलिस्ट। आप सबने यूज करी होंगी चेकलिस्ट कहीं ना कहीं। जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो तो चेकलिस्ट यूज करते ही करते हैं, और ये केवल फार्मा ही इंडस्ट्री की बात नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज चेकलिस्ट का यूज करती हैं। जो भी काम करते हैं और जहाँ मल्टीपल काम होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वहाँ चेकलिस्ट का यूसेज रिकमेंडेड है कि आप चेकलिस्ट रखिए ताकि आप कोई भी एक्शन भूले नहीं। इवन अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, या इवन आप कभी डोमिनोज वगैरह में गए होंगे पिज़्ज़ा खाने, तो कभी उनके बाथरूम जाइएगा, क्योंकि किचन में आप जा नहीं सकते। उनके बाथरूम जाइएगा तो बाथरूम के दरवाजे के पीछे यू विल फाइंड ए चेकलिस्ट। उस चेकलिस्ट में सारे चेक पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको जो हाउसकीपिंग पर्सन है वो टिक करता है, यस ये किया, ये किया, ये भी कर दिया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ताकि। और चेकलिस्ट क्योंकि यूज करने में बड़े आसान होते हैं, आप किसी को भी इनको यूसेज समझा सकते हैं, और जस्ट एक चेक बॉक्स करना है कि यस ये काम हो गया है, टिक, और नहीं हुआ है तो क्रॉस हो जाता है। सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, उसको उसके लिए भी हेल्प होती है कि हाँ इसने किया है, नहीं किया है, तो वो उसे टिक कर सकता है। कंसर्न केवल एक है चेकलिस्ट में, आप उसको केवल एक डॉक्यूमेंट मान के और
अपनी मेमोरी बेस पे भर रहे हैं या सही में जो चेकलिस्ट में जो पॉइंट लिखे हैं आप उनको पढ़ रहे हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं और फिर टिक कर रहे हैं। अगर आप चेकलिस्ट को एक एड मानते हुए कि वो आपके काम करने में मदद करेगा और आप सही काम कर पाएंगे, उस एड को मानते हुए उस चेकलिस्ट को ढंग से पढ़ेंगे, उसमें जो पॉइंट लिखा है उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बेस पे आप उसे या टिक करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कोई काम नहीं हुआ तो वहाँ पे आपने बाई चांस टिक नहीं किया, आपने फिर से वो देखा वो एक्शन आइटम छूट गया है, आपने वो एक्शन आइटम कंप्लीट किया, फिर आपने उसे टिक कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका एक्शन आइटम कभी छूटेगा ही नहीं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता रहेगा। तो ये तो चेकलिस्ट है, और चेकलिस्ट आर मोस्ट easy documents to rely on and to execute, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई फाई अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चेकलिस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। दूसरी बात आती है मिसअंडरस्टैंडिंग, कि भाई जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं एसओपीज के फॉर्म में या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो यूज़ होते हैं थ्रू आउट ऑपरेशंस और एनालिसिस, चाहे वो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स हैं, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, उसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं कि वो प्रॉपर। तो सिंपल, इसका एक सिंपल रूल है, क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस। देखिए, हमने कुछ स्लाइड पहले बात की थी अपनी पुरानी वीडियो की, एसओपी वाई एंड हाउ। सिमिलर चीजें वाई एंड हाउ कैसे लिखना है और क्यों लिखना है, तो ये हमने उस वीडियो में बात करी थी। आप चाहें वापस जा सकते हैं वीडियो में, एसओपी वाई एंड हाउ चैनल पे मिल जाएगी आपको, लिस्ट में देख लीजिएगा। और हमने वहाँ पे यही बात करी है, क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस अगर वेग हो गए तो मिस्टेक्स होती रहेंगी और आपको समझना भी पड़ेगा ड्यूरिंग योर इन्वेस्टिगेशन कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है तो आपको क्लैरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स में। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की बात की थी तो हमने वहीं पे बोला था कि भाई रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर लेबलिंग, लेबलिंग प्रॉपर हो। यू कैन यूज़ कलर कोडिंग, अगर मल्टीपल एक ही तरह की चीज़ें हैं तो आप कलर कोडिंग, जैसे आपने जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जहाँ पाइपिंग देखी होंगी आपने, तो अलग अलग पाइप्स के ऊपर एरो के जो मार्क्स होते हैं वो अलग अलग कलर से होते हैं, कि जो वाटर की लाइन आ रही है तो वाटर की लाइन में जो एरो मार्क है वो किसी अलग कलर से है। अगर आप किसी ऐसे प्लांट में काम कर रहे हैं जहाँ स्टीम भी चल रही है तो स्टीम में जो कलर कोडिंग है वो कुछ अलग कलर से है, वो एरो मार्क किसी और कलर से है। जो आपका एयर आ रही है, फॉर एग्जांपल कंप्रेस्ड एयर आती यूज़ होती है फार्मा में, तो कंप्रेस्ड एयर किसी और से है। जो पेरेंटल प्लांट्स में काम करते हैं वहाँ नाइट्रोजन आ रही होगी तो नाइट्रोजन किसी अलग कलर से कोडिंग होगी। तो वो कलर कोडिंग की वजह से क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, वरना पता चला 4 पाइप आ रहे हैं एक जगह पे, आपने उस पे ना तो लेबल किया है, लेबल किया भी है तो वो लेबल शायद ढंग से विजिबल नहीं है, या ड्यू टू टाइम जो क्लीनिंग यूज़ होता है, क्लीनिंग में एब्रेशन हो गया उस लेबल का और वो विजिबल प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। उन केसेस में जब आपको काम करना होता है कलर कोडिंग आपका बहुत काम करती है, क्योंकि कलर कोडिंग से कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद पढ़ना उतना ढंग से ना जानता हो, या जिस व्यक्ति ने लेबल लिखा है उसने लेबल लिख के किसी और को दे दिया और उसने गलत लेबल अटैच कर दिया, तो भी जो कलर कोडिंग है वो कलर कोडिंग आपको आइडेंटिफाई करा देगी कि भाई लेबलिंग गलत हो गई है। कलर कोडिंग आइडेंटिफाई करा देगी अगर प्रॉपरली इंजीनियर्स ने और जो वहाँ पे सुपरवाइजरी स्टाफ है उसके प्रेजेंस में वो कलर कोडिंग होती है। तो कलर कोडिंग बहुत
बढ़िया काम करती है आपके आइडेंटिफिकेशन की वजह से जो एरर हो रहे हैं उन आइडेंटिफिकेशन एरर्स को बचाने के लिए। इवन आपने कलर कोडिंग देखा होगा वेयर हाउस में इतने मटेरियल्स पड़े हैं, कलर कोडिंग है। आपका जो क्वारंटाइन में मटेरियल पड़ा है उसका कलर अलग है लेबल का, अंडर टेस्ट में उसका लेबल अलग है, जो रिजेक्टेड है उस पर लेबल का कलर अलग है, जो अप्रूव्ड है उस पर लेबल का कलर अलग है। तो इससे आपको स्टेटस का भी पता रहता है, तो इट हेल्प्स कि कहीं कोई डिस्पेंसिंग में गलती से अंडर टेस्ट मटेरियल तो नहीं ले गया। हो सकता है कोई मटेरियल है और बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में पड़ा हुआ है और अंडर टेस्ट और अप्रूव अगल बगल पड़ा है, होना नहीं चाहिए बट हो जाता है, प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं कई बार, और गलती से जो ले जाने वाला है वो अप्रूव के साथ साथ अंडर टेस्ट को भी एक पैलेट उठा के ले गया। तो बट जो लेबल है कि उस पर पीला लेबल लगा है, अप्रूव्ड पे हरा लेबल लगा है, तो हरा लेबल वाला ही लाना है, तो वो हरा लेबल वाला ही लाएगा, दो ही डूज नॉट नो उस पे अप्रूव लिखा है क्या लिखा है, बट वो हरा पीला नीला लाल। तो these color codings are very methodical, or if used properly they will avoid your errors arising from wrong identification. लैक ऑफ एक्सपीरियंस की बात की थी हमने, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा तो क्या होगा? लैक ऑफ एक्सपीरियंस में वही है, प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, क्वालिफाई करिए लोगों को। विदाउट क्वालिफिकेशन काम मत कराइए प्लीज़। क्यूसी में आपने देखा होगा, क्यूसी में प्रॉपरली क्वालिफाई होता है आदमी। एचपीएलसी क्वालिफाइड है एनालिस्ट तो एचपीएलसी पे ही काम करेगा। जो एनालिस्ट एचपीएलसी पे क्वालिफाइड नहीं है वो एचपीएलसी पे काम नहीं करेगा। हर एनालिस्ट को क्वालिफाई किया जाता है, हर इक्विपमेंट के बेस पे एचपीएलसी पे काम करना है, जीसी पे काम करना है, यूवी पे करना है, आईआर पे करना है, वेट एनालिसिस करनी है, क्या करना है उस पर से क्वालिफाई करिए। और एनालिस्ट क्वालिफिकेशन के लिए एक अच्छा टिप है, जब भी आप क्वालिफाई करें तो प्लीज़ चैलेंज करिए। चैलेंज ऐसे करिए कि एक सरप्राइज एलिमेंट भी रखिए उसमें, कि उसको कभी कभी ना आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए या कुछ इस तरह से टैबलेट्स होनी चाहिए, आप बनवा लीजिए या खुद स्पाइक करके बना लीजिए, जो फेल हों इन द सेंस कि जहाँ पे उसका अगर वो ऐसे लगाने जाता है और उसे ऐसे 150% मिल जाए, 250% मिल जाए, स्पाइक कर लीजिए और वो सैंपल से दीजिए, तो वो उसके लिए एक सरप्राइज का एलिमेंट भी रहेगा कि भाई एक दो सैंपल दिए हैं, एक सैंपल पास है, एक सैंपल फेल है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा पास करके ले आता है, तो वो सरप्राइज का एलिमेंट रहेगा। तो आप थोड़ा सा उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और उसका जो डाटा इंटीग्रिटी के लिए एक कमिटमेंट है फॉर अ स्पेसिफिक एनालिस्ट, तो वहाँ से भी वो चीज़ें निकल के आती हैं। विलफुली इग्नोरिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें कुछ नहीं कर सकते सर, आपको समझना पड़ेगा क्यों विलफुली इग्नोर कर रहा है। वो उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस। एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और इश्यूज हैं, देयर मे बी इश्यूज, जैसे हमने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसीजर। वो बंदा, उसके लिए उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसे जो जितना समझ में आ रहा है वो कर रहा है, जितना नहीं आ रहा है वो नहीं कर रहा है। आप बोल रहे हो कि विलफुली इग्नोर कर रहा है, विलफुली इग्नोर नहीं कर रहा है, उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। अब मेरे को आप चाइनीज़ मैंडरिन लैंग्वेज यहाँ पे लिख के दे देंगे इस पे, या मैं आपको यहाँ पे मैंडरिन लैंग्वेज में लिख के दे दूँ, नीचे अपने पास नोट्स में या नीचे एक मोबाइल रख लूँ जिसमें इंग्लिश में लिखा हो और बोलूँ आप विलफुली इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको समझना तो पड़ेगा वो क्यों कर रहा है। हाँ, फिर भी अगर ये है कि वो पर्सनली विलफुली
इग्नोर कर रहा है, उसका एटीट्यूड का इशू है, देन यू हैव टू टेक सम एक्शंस। इनएडवर्टेंट एंड स्लोपी बिहेवियर उसी कैटेगरी में आ जाता है। लेजीनेस के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स हैं, बट साथ में एम्प्लॉय का मोरल भी है। लेजीनेस केवल इसकी वजह से नहीं आता कि वो लेजी है, वो भाई आप सुबह उठ के, और चलो ठीक है एक दिन लेजी हो सकता है, रोज रोज लेजी नहीं होगा। वो उठ के आपके आ रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ, या तो यू हैव टू लुक बैक एट योर प्रोसीजर्स, यू हैव टू लुक बैक, आप एम्प्लॉय मोरल को बूस्ट करने के लिए आपके एचआर एक्सरसाइजेस क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो लोग काम करते हैं, और ये जनरली इंडस्ट्री में होता है, जो लोग काम करते हैं उन पे काम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आराम से बैठे होते हैं। तो जिन पे काम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या ठीक है, वो काम कर रहे हैं, आप एज ए मैनेजर उनको काम दे रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ से आउटपुट जल्दी मिलती है, इसलिए आप उनको एलोकेट भी करते हैं, शायद ज़्यादा काम भी एलोकेट कर रहे हों। एक किसी को 1 दिया है तो उसको 2 दे रहे हों, क्योंकि वो फास्ट लर्नर है, फास्ट सब कुछ है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर जो काम नहीं कर रहा है और जो काम कर रहा है, दोनों को एक ही तराजू में रख के तोल दिया जाए। तो यहाँ पे मैनेजर्स को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय मोरल अगर इसकी वजह है स्लोपी बिहेवियर की या लेजीनेस की, तो यहाँ पे एम्प्लॉय से ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बहुत सिंपल है, देखिए कहाँ कहाँ पे लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, एक होलिस्टिक अप्रोच लीजिए और स्टैंडर्डाइज करिए। एंड वंस इट इज स्टैंडर्डाइज, तो ये केवल एक एरर के लिए ही स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक होलिस्टिक होना चाहिए, और एक बार हो गया तो फिर इट शुड कंटिन्यू। आज प्रॉब्लम आई, आज तो हम ठीक हो गए, कल प्रॉब्लम 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, वापस, क्योंकि मैंने देखा है इंडस्ट्री के अंदर कापा इम्प्लीमेंट किया, कापा फाउंड इफेक्टिव, फाउंड ओके, सब कुछ हो गया, जब तक आप उस कापा को मॉनिटर करते रहे फ्रॉम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, या आपकी तरफ से जब तक उसका फॉलोअप होता रहा, तब तक तो ओके रहा। द मोमेंट आपने कापा बंद किया, उसके कुछ टाइम बाद, या आपने एक प्रैक्टिस चालू कराई जिसकी वजह से ठीक है फ़ायदा हो रहा है, अच्छी प्रैक्टिस है, उसकी वजह से स्टैंडर्डाइज हो गई हैं कुछ चीज़ें, बट कुछ टाइम बाद जाके आप पता चल रहा है 1 ईयर डाउन द लाइन आप पूछ रहे हो कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम आया, आपने कहा यार हम तो ऐसा करते थे, तो पता चल रहा है आपको लाइन से कि नहीं ऐसा तो नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, तो उसका जवाब ही नहीं है किसी के पास। वो अचानक कहीं पे किसी ने मिस आउट किया, 1 दिन बंद हुआ, 2 दिन बंद हुआ, 3 दिन बंद हुआ, वो चीज बंद ही हो गई। तो आप अगर कुछ चीज स्टैंडर्डाइज करते हैं, कहीं कोई कापा लेते हैं, देखते हैं उसको इफेक्टिवनेस बढ़िया आती है, तो उसे कंटिन्यू रखिए प्लीज। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन मैनेजर्स हु आर वर्किंग ऑन द फ्लोर, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पे हैं, चाहे वो, पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सेक्शन में जो हेड है उसकी है, कि अगर एक बार इम्प्लीमेंट हुआ है कोई सिस्टम, वो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए या किसी क्वालिटी डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, तो जब तक उस तरह का सिस्टम काम कर रहा है, तो उस सिस्टम में वो सिस्टम काम करता रहे, वो एक्शन आइटम जरूर हो, उसके बगैर वो मिस आउट ना हो। क्योंकि अगर वो मिस आउट हुआ तो आप वापस से जो डिफेक्ट आपने कभी कोई कंप्लेंट आई थी जिसको इन्वेस्टिगेट किया था और फिर ये निकाल के लाया था, आप फिर उसी, एक होता है व्हील ऑफ टाइम, ये व्हील ऑफ मिस्टेक हो जाएगा।
राइट। तो व्हील ऑफ मिस्टेक में फंस जाएंगे, वो ठीक नहीं है। सरप्राइजेस क्या हो गए? ब्रेकडाउन हो गया सरप्राइज। हमने कहा था ना सरप्राइज हो जाता है कई बार, उसकी वजह से भी इशू आते हैं, ब्रेकडाउन्स आते हैं। उन ब्रेकडाउन की वजह से भी एरर होते हैं। तो ऐसे सरप्राइजेस के लिए क्या है? ऐसे सरप्राइजेस के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, कैलिब्रेशन है। आई होप जहाँ जहाँ आप काम कर रहे होंगे यहाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन बिल्कुल होंगे। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो समझें कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। इसके बगैर ऑपरेशन करना मतलब, एक आपके पास स्कूटी है या बाइक है, आप उसको सर्विस नहीं करा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो कहाँ पे बीच रोड में आपको धोखा दी जाएगी, एंड देन यू विल बी सरप्राइज। हो सकता है आप बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो, आप अपना सुबह सुबह एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, और आप एग्जामिनेशन सेंटर से या अपने कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर हो, और वो 5 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पे बंद पड़ जाए सुबह के समय जहाँ पे ना आपको गैरेज मिले ना कुछ मिले, और तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपका जो पेपर है वो सफ़र करेगा। तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी इस तरह के सरप्राइजेस को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं। जहाँ नहीं है, जिन लोगों के पास नहीं है, वो प्लीज़ करिए। अभी एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर भी बात करेंगे, वाई, हाउ, कितना करना है, क्यों करना है, ठीक है। और जहाँ लास्ट में बात करी थी हमने इंटेंशनल सबोटाज की, तो इंटेंशनल सबोटाज वही है, उसमें भाई डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। भाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जो उसके आसपास के लोग हैं वो आपको आके तुरंत बताएं कि जी ऐसा ऐसा हो गया है, और ताकि आप टाइम रहते उस चीज़ को चेक कर सकें और उसको आगे पास ऑन होने से रोक सकें। और जो जिसके दिमाग में ऐसा ही फितूर आ गया है इंटेंशनल सबोटाज करने का, तो ये तो बोलने की बात ही नहीं है उस पर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स करने के लिए। तो इट इज़ अ क्राइम, ये क्रिमिनल माइंडसेट आ गया है फिर तो। और क्रिमिनल माइंडसेट के साथ आप फार्मा लाइन में तो एटलीस्ट काम नहीं कर सकते। वी आर मेकिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स, वी आर कॉल्ड नोबल प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन में क्रिमिनल माइंडसेट काम नहीं कर सकता, और अगर काम कर रहा है और आप अलाउ कर रहे हैं उसे काम करने के लिए, तो आप भी क्रिमिनल हैं। तो आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू सफिशिएंटली टू ह्यूमन एरर्स, कैसे होता है, क्या क्या तरीके हैं, कितने तरह के एरर्स होते हैं, क्या क्या रीजंस हैं उन एरर के होने के लिए, और हाउ वी कैन मिस्टेक प्रूफ, व्हाट आर द मिस्टेक प्रूफ मेजर्स। तो अब इतना ही कहूँगा, थैंक यू। एक बार फिर से बोलूँगा कि हमारा चैनल है फार्मा जीएमपी टॉक्स, यूट्यूब पे सर्च करिए, इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और लोगों को भी बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। कई बार यूट्यूब की वजह से यूट्यूब नोटिफिकेशंस देता है, कई बार नहीं देता है। उस जहमत से भी बचना चाहते हैं तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वीडियो का, जैसे ही वीडियो पोस्ट होगी आपको वीडियो का लिंक आ जाएगा। खैर अब तो मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू वंस अगेन, और दोबारा जल्द मुलाकात होगी। बीच में आई नो गैप रहा है, बट अब गैप नहीं रहेगा, जल्द मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।